बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं हेपेटाइटिस बी से मुताल्लिक़ कुछ सवालात के जवाब दूंगा। पहला सवाल ये किया जाता है कि हेपेटाइटिस बी क्या है। हेपेटाइटिस बी उन 5 वायरसों में शामिल है जो खून के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर जिगर पर हमलावर होती हैं और जिगर में बीमारी का बायस बनती हैं, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह हेपेटाइटिस बी भी सारी उम्र रहने वाली बीमारी है, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि ब्लड प्रेशर और शुगर में आपको सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी में सारी उम्र दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती। दवाइयों लेने का दारोमदार आपके जिगर की हालत पे है, आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस की मिकदार पे है और सीरम एलटी पे होती है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस बी का वायरस जब बदन में दाखिल होके जिगर पे हमलावर होता है तो शुरू में ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी का मसला बनाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी वो कंडीशन है कि जिसमें आंखों का रंग जर्द हो जाता है, जल्द का रंग जर्द हो जाता है, पेशाब के नगद जर्द हो जाती है। इसके अलावा खाने को जी नहीं करता, दिल मतलाता है, उल्टियाँ आती हैं और ये सिलसिला अमूमन चंद हफ्तों तक या 1-2 महीनों तक रहता है और उसके बाद मरीज ठीक हो जाता है और हेपेटाइटिस बी का वायरस इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस 6 महीने से ज़्यादा बदन में रहे और एक्टिव रहे तो उसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। ये देखा गया है कि उन बच्चों में कि जो अपनी माँ से हेपेटाइटिस बी का वायरस लेते हैं या जहाँ पैदाइश के वक्त माँ से बच्चों को हेपेटाइटिस बी का वायरस मुंतकिल होता है, उनमें 90-95% बच्चों में ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी बन जाता है। जबकि बड़ों में जिनमें एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है, जिनकी रंगत जर्द हो जाती है, सिर्फ 5 से 10% लोगों में क्रोनिक हेपेटाइटिस बी बनता है, बाकी वो इस वायरस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस बी 2 तरीके की मसले आपको बना के दे सकता है। अमूमन एक और सवाल पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस बी में जिगर में क्या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। जिस तरह के मैंने बोला कि अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी किसी को हुआ है कि जो 6 महीनों में अपने हेपेटाइटिस बी के वायरस को कंट्रोल नहीं पाया उसका जिस्म, तो ऐसी हालत में कई सालों तक उसकी जिगर में एक दायमी सोजिश रहती है, जिसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। और अगर इस वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो फिर होता क्या है कि इसमें जिगर सिकुड़ जाता है और इसको सिरोसिस बोलते हैं। मैं पिछली एक वीडियो में सिरोसिस लिवर के बारे में तफसील से बता चुका हूँ कि इसकी क्या क्या पेचीदगियाँ होती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा और आप इसको देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनमें सिरोसिस लिवर पे कैंसर बन जाता है, अगरचे इनकी तादाद कम होती है लेकिन कैंसर का बायस बन सकती है। हेपेटाइटिस में भी होता है कि बजाय इस रास्ते पे आने के कि सिरोसिस हो जाए और फिर लिवर कैंसर हो जाए, डायरेक्ट भी क्रोनिक हेपेटाइटिस से लिवर कैंसर बन सकता है। इसलिए लाजमी होता है कि आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं ताकि डॉक्टर मालूम करे कि इस वक्त आपके जिगर किस हालत में है और आया आपको मखसूस गोलियों की ज़रूरत है कि ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस बी की तशखीस कैसी होती है, ये भी अमूमन पूछा जाता है। अमूमन होता क्या है कि स्क्रीनिंग पे या खून देते वक्त या कहीं बाहर जाते हुए वीज़ा के वक्त जब हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के टेस्ट होते हैं तो ऐसे में इन मरीजों को हेपेटाइटिस बी एंटीजन इलाजा पे पॉजिटिव आता है। और जब हम उनसे पूछते हैं अक्सरियत में कि आया कि आपको याद है कि आपको यरकान हुआ है, आपकी आंखें जर्द हुई हो या हेपेटाइटिस का मसला हुआ, तो वो कहते हैं हमें कोई याद नहीं है। तो एक चांस फाइंडिंग होती है और जब ये चांस फाइंडिंग के पास मरीज हमारे पास आ जाता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये जरासीम इनएक्टिव फॉर्म में है और उसने कोई बीमारी पैदा ना की हो, या ये भी हो सकता है कि ये वायरस जो है ये एक्टिव फॉर्म में हो और वो बीमारी का बायस बन चुका हो।
तो ये जानने के लिए कि आए ये हेपेटाइटिस बी का वायरस इनएक्टिव फॉर्म में है या गैर फ़ाल है या एक्टिव फॉर्म में है और फ़ाल है, तो उसके लिए हम कुछ मज़ीद टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट डॉक्टर आपके लिए लिखेगा। कुछ लेबॉरेटरी के टेस्ट हैं जिस तरह के HBE एंटीजन, एंटी-HBE, PCR और PCR में मिकदार चेक करते हैं, कुछ लिवर फंक्शंस टेस्ट करते हैं, ALT जिसमें इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ-साथ अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि ताकि आपके जिगर की साख्त का मालूम हो जाए, और फाइब्रोस्कैन किया जाता है कि आपको पता चले कि इस बीमारी ने जिगर के अंदर कोई नुक्स पैदा नहीं किया। फाइब्रोस्कैन से पहले हम लिवर बायोप्सी करते थे जिसपे हम जिगर से उसका एक छोटा-सा टुकड़ा लेके लेबॉरेटरी में टेस्ट करते थे, लेकिन ये इन्वेसिव प्रोसीजर है कि जिसमें ज़ख्म भी आता है और कुछ चंद एक ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं कि जहाँ मरीज़ की मौत भी वाक़या हो चुकी है। लिहाज़ा फाइब्रोस्कैन ने ये मसले हल कर दिए हैं, और जिस एक अल्ट्रासाउंड तरह की मशीन है कि जिस तरह आप जिसके ज़रिए आपके जिगर के अंदर से तस्वीरें लेके वो बताता है क्या इस बंदे के जिगर में बीमारी ने जगड़ें पकड़ी हैं या नहीं पकड़ी हैं। ये बड़ा आम सवाल है जो कि पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है? तो यहाँ याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस बी के हर मरीज़ का मख़सूस इलाज शुरू किया जाए। ये इलाज शुरू करने का दारोमदार कुछ उमूर पे है कि जिसमें सबसे पहले है आपका लिवर स्टेटस या आपके जिगर की हालत या जिगर की साख़्त, दूसरी है आपके हेपेटाइटिस बी वायरस की मिक़दार। अगर PCR पॉजिटिव भी है, PCR में आया भी है, लेकिन वो मिक़दार उस लेवल तक नहीं है कि जिससे ऊपर हम इलाज करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉक्टर आपको इलाज लिखे और इसके बाद ALT लेवल्स। तो 3 चीज़ें होती हैं, आपकी जिगर की साख़्त, आपका वायरल लोड या आपकी वायरस की मिक़दार, और आपका ALT लेवल्स, यानी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स। तो इन तीनों को देख के आया आपको इलाज डॉक्टर साहब आपको लिखेगा या नहीं लिखेगा। अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस खून में मौजूद ना हो और जिगर मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो, तो फिर आपको फ़िलहाल उन मख़सूस गोलियों की ज़रूरत नहीं है। ताहम बाकायदगी से अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे ताकि बवक़्त ज़रूरत आपका इलाज शुरू किया जा सके। अगर आज आपका वायरल लोड कम है या वायरस डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी ऐसा ही रहे। ऐन मुमकिन है कि वायरस डिटेक्ट हो जाए या उसकी वायरल लोड बढ़ जाए, इसकी मिक़दार बढ़ जाए, तो उस वक़्त आपको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस जिस तरह मैंने अभी बोला खून में एक ख़तरनाक लेवल से ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हो और जिगर में सोज़श पैदा कर चुका हो, तो फिर आपको मख़सूस इलाज शुरू करना पड़ेगा और डॉक्टर आपको शुरू कर देगा। और ये इलाज उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक आपके तमाम टेस्ट साफ ना हो जाए। वो कौन से टेस्ट हैं? आपकी ALT लेवल नॉर्मल हो जाए, आपका PCR नेगेटिव हो जाए और आइडियली आपका HBS एंटीजन भी नेगेटिव हो जाए। तो याद रखिएगा कि ये तमाम टेस्ट साफ होने में सालों लग सकते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, सालों लग सकते हैं, बल्कि उम्र भर तक ये इलाज जारी रखना भी पड़ सकता है। इसलिए लाज़मी है कि आप तमाम मेडिकल रिकॉर्ड संभाल कर रखें और बाकायदगी के साथ अपने डॉक्टर के साथ चेकअप कराते रहें। अमूमन हमने ये देखा है कि जब हम इलाज शुरू करते हैं, तो ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह ये इलाज फिर सारी उम्र जारी रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम ये इलाज बंद करते हैं, ये मरीज़ इलाज छोड़ जाता है कि बस मेरा तो PCR नेगेटिव हो गया, अब मैंने इलाज क्यों लेना है। हमने देखा है कि ये वायरस दोबारा वापस आ जाता है और उसकी मिक़दार दोबारा तेज़ी से आ जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। एक और जो बात पूछी जाती है, बल्कि सबसे बड़ी बात पूछी जाती है कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी में खुराक की क्या अहमियत है, बल्कि ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे बहुत सारे मिथ्स पाए जाते हैं और जिनकी वजह से अमूमन हमारे हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ और सिरोसिस के मरीज़ वो अपने ऊपर गोश्त हराम कर देते हैं, अपने ऊपर अच्छा खाना हराम कर देते हैं, इससे नई चीज़ें खाते हैं और जिससे उनको जिगर को फ़ायदे की बजाय मज़ीद नुकसान पहुँच सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस की बीमारी में खुराक की बहुत बड़ी अहमियत है। क्यों? इसलिए कि इंसानी जिस्म में जिगर की हैसियत एक फैक्ट्री जैसी है। जिस तरह की किसी शहर के लिए, किसी मुल्क के लिए फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो उसके लिए
फूड सप्लाई चेन बरकरार रखती है। इसी तरह हमारे जिस्म में भी जिगर की हैसियत एक फैक्ट्री जैसी है। हम जो कुछ भी खाते हैं हजम होकर जिगर में जखीरा हो जाता है। हर बाद में ज़रूरत के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को खून के जरिए भेज दिया जाता है। जिस वक्त जिसकी जरूरत होती है वो भेज जाता है। हेपेटाइटिस की बीमारी में जिगर में जखीरा करने की सलाहियत में कमी होती है। ये वाज़ेह बात है कि उनके हेपेटाइटिस में जिगर में सोज होती है। लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है हेपेटाइटिस के मरीज मुनासिब तवाज़न और तवानाई से भरपूर खुराक खाएं ताकि जिगर पर जोर न आए और मरीज जल्दी से सेहतयाब हो सके। हेपेटाइटिस और सिरोसिस के मरीज को दिन में कम से कम 5 बार खुराक खानी चाहिए। यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना, और दरमियान में कम से कम 2 बार जूस, फ्रूट, दूध, लस्सी और चाय वगैरह। एक और ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इलाज के दौरान और उसके बाद भी कोई परहेज नहीं है, बल्कि परहेज की सूरत में जिगर को नुकसान पहुँचने का कभी अंदेशा है। हाँ, नस्वार और सिगरेट नोशी से मुकम्मल इज्तनाब करें, अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, अपने घर के तमाम अफराद को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। मैं फिर बोल रहा हूँ, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अपनी कंघी, टूथब्रश, नाखून तराश, रेजर और तौलिया अलहदा रखें। खाने पीने के बर्तन अलहदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ, खाने पीने के बर्तन अलहदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकट्ठे खाने और पीने से, बच्चों को चूमने से, बच्चों के साथ खाना खाने से और खिलाने से, एक ही घर में रहने से और एक ही बिस्तर में लेटने से ये बीमारी नहीं फैलती। मुझे उम्मीद है कि मेरे इन चंद गुजारिशात से आपके जहन में हेपेटाइटिस बी और इसके इलाज के बारे में अगर कोई मुबहिम ख्यालात थे या कोई गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई होंगी। एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह की बीमारी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर शुगर डायग्नोज हुआ है तो वो सारी उम्र आपके साथ रहेगा। इस तरह हेपेटाइटिस बी की बीमारी भी सारी उम्र आपके साथ रहने वाली बीमारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जिगर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा कम होता है, बशर्ते कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, और अगर आपको डॉक्टर दवाइयाँ लिख दे वो दवाइयाँ आप रेगुलर खाते रहें और वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो मालूम करता रहे कि आपकी दवाइयों ने आपके हेपेटाइटिस बी वायरस को कंट्रोल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो आपकी दवाई या तो बदलेगा या फिर दवाइयों में इजाफा करेगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उम्मीद है कि आप को मेरे इस वीडियो से काफ़ी इमदाद और मदद पहुँच चुकी होगी। खुदा हाफिज़।